Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नई सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? कूले, पार्सन्स, मीड, मार्गरेट मीड। बहुत इजी। यह बुक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। यह बुक मीड महोदय ने लिखे। वैसे ये नहीं लिखे हैं, मीड ने अपने जीवन में कोई बुक नहीं लिखी है। ये इनकी सारी बुक्स इनके व्याख्यानों को सुनकर इनके शिष्यों ने प्रकाशित कराई है। तो ये मीड के नाम से यह बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। मीड महोदय यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। यह समाजीकरण की अवधारणा इसी बुक में देते हैं। समाजीकरण की अवधारणा इसी बुक में देते हैं। समाजीकरण में इन्होंने सिद्धांत दिया है कि समाजीकरण क्या है? आई का मी में रूपांतरण ही समाजीकरण है। आई का मी में रूपांतरण। और यह आई क्या है? यह एक जैविक स्व है और मी इसका सामाजिक स्व है। और यह सामाजिक स्व बनता कैसे है? यह सामान्यीकृत अन्य लोगों से बनता है। सामान्यीकृत अन्य से मी का सृजन होता है। तो यहाँ समाजीकरण के संबंधित तो जो अवधारणा है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इसी बुक में देते हैं। मीड के ही शिष्य हैं ब्लूमर, जिनको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जनक माना जाता है। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देख लिया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? ए, सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण। बी, आचरण के मापदंड। सी, सामाजिक वरीयता। डी, आदर्श। तो मूल्य क्या होता है? एक होता है प्रतिमान और एक होता है मूल्य। एक होता है प्रतिमान और एक होता है मूल्य। प्रतिमान क्या है? प्रतिमान हमारे व्यवहारों को निर्देशित करता है। हमारे व्यवहारों को निर्देशित करता है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। समाज की जो अपेक्षित व्यवहार हैं, समाज में जो अपेक्षित चीज़ें हैं, उन्हें यह बताता है कैसे हमें प्रतिमान के माध्यम से चलता है। मूल्य क्या है? मूल्य में ये जो आचरण है इसके मापदंड के रूप में यह कार्य करता है। कैसे कि यह क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसके बारे में यह बताता है। मूल्य क्या है? यह एक तरीके से स्केल की तरह कार्य करता है। यह साधन और साध्य होता है। साधन और साध्य होता है। इसे हम अपना कभी इसे हम अपना उद्देश्य भी मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लें। एग्जाम्पल, स्वतंत्रता, आपकी ईमानदारी, सफाई, अहिंसा, ये सभी क्या हैं? ये सभी मूल्य हैं जो समाज में क्या है, हमारे आचरण के मापदंड को निर्धारित करते हैं, हमें उचित अनुचित के बारे में बताते हैं। यह हमारे व्यवहार को एक स्केल के रूप में कार्य करता है मूल्य। तो 2 का आंसर हम लोगों का यहाँ हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। उपकल्पना को सिद्धांतों से अनुमानिकता से निकाला जा सकता है। ऑप्शन बी है, उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन के सम्मिलन से निकाला जा सकता है। ऑप्शन सी, उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करता है। ऑप्शन डी, उपकल्पना हमें और अभेदकारी और अंधाधुंध तत्व की खोज की तरफ ले जाता है। तो यहाँ ये जो दोनों ऑप्शन हैं यह उपकल्पना के स्रोत से संबंधित हैं और यह जो दोनों ऑप्शन हैं यह उपकल्पना की विशेषता से संबंधित है। जब उपकल्पना को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों स्रोत की जो बात हो रही है यह बिल्कुल सही है। हमें जानना है कौन सा सही नहीं है। तो स्रोत की बात पहले देख लें। स्रोत गुडे एवं हार्ट उपकल्पना के 4 स्रोत बताते हैं। 4 स्रोत की बात करते हैं। 4 स्रोत की कहते हैं। पहला है वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक शोध। दूसरा सामान्य संस्कृति, सामान्य संस्कृति। और तीसरा सादृश्यता,
और चौथा व्यक्तिगत अनुभव। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि गुडे एवं हार्ट ने कितने तरह के स्रोतों की चर्चा की है उपकल्पना में, और वहीं इसकी जब विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं तो ये विशेषता में क्या बताता है कि उपकल्पना क्या है, हमें तथ्यों की खोज में मदद करता है, तथ्यों की खोज में मदद करता है, तथ्यों की खोज में मदद करता है। दूसरा इसका है कि अनुसंधान को हमारे यहाँ सीमित करता है या भटकने से रोकता है, सीमित करता है या भटकने से रोकता है, भटकने से रोकता है। यह हमें दिशा निर्देश देता है, अनुसंधान में दिशा निर्देश का कार्य करता है, दिशा निर्देश का कार्य करता है। यह एक अनुमानित निष्कर्ष होता है, और भी इसके बहुत सारे गुण हैं जिसके बारे में फिर हम लोग जब नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो अनुमानित निष्कर्ष है, इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं एग्जामिनेशन में। अनुसंधान से संबंधित तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसमें नो डाउट। तो हम लोगों ने दो ऑप्शन देखा कि यह सही है, उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करता है, यह भी बिल्कुल सही है, सिद्धांतों को परखता है। उपकल्पना में अंधाधुंध दत्त खोज की तरफ ले जाता है, अंधाधुंध खोज को नहीं करता है, हमारी खोज को क्या है, यह सीमित करता है, हमें भटकने से रोकता है। तो हमारा क्या हो गया, यह आंसर गलत है। तो हमारा आंसर निकल गया 3 का आंसर हमारा हो गया डी, 3 का आंसर हमारा हो गया डी। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, इस तरह से आपके एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो 3 का आंसर हम लोगों ने देख लिया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भूमिका के संग्रह को जो किन्हीं परिस्थिति से संबंधित होती है उसे कहते हैं ए बहुविध भूमिका, बी भूमिका द्वंद्व, सी भूमिका विन्यास, डी भूमिका संकलन। तो यहाँ हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है भूमिका के संग्रह जो परिस्थिति से संबंधित होती है, तो यह क्या हो गया, भूमिका संग्रह। यह अवधारणा मार्टन ने दी है। मार्टन ने 3 तरह की बात करते हैं, भूमिका पुंज, दूसरा परिस्थिति पुंज, नोट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनेशन में पूछता है, किसी भी तरह के एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का दे रहे हो, हायर का दे रहे हो, या नेट का दे रहे हो, या किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें इससे संबंधित जरूर ही क्वेश्चन आता है। तो भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज और परिस्थिति क्रम, यह 3 मॉर्टन की अवधारणा है भूमिका और परिस्थिति से संबंधित। तो यह क्वेश्चन कह रहा है भूमिका का संग्रह क्या आएगा, भूमिका पुंज में आएगा। तो हमारा बहुविध भूमिका यह नहीं है, भूमिका द्वंद्व, भूमिका विन्यास नहीं होगा, भूमिका संकलन हमारा आंसर होगा यहाँ डी। कुछ अन्य जानकारियों को देख लें तो यहाँ मार्टन को तो देख लिया, ये कहते हैं कि भूमिका पुंज या भूमिका संग्रह क्या होता है, व्यक्ति की एक परिस्थिति होती है, कोई एक परिस्थिति से संबंधित जो बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं तो उसे ही हम भूमिका पुंज कहते हैं। जैसे अगर यह परिस्थिति मान लेते हैं एक डॉक्टर की परिस्थिति है, और यह डॉक्टर क्या करता है, नर्स को आदेश देता है, नर्स से बातें करता है, वार्ड बॉय को निर्देश देता है, वार्ड बॉय को निर्देश देता है, मरीज देख रहा होता है, मरीज देखता है, एमआर से बात करता है। तो इस तरह से ये क्या है, भूमिकाओं का एक परिस्थिति से संबंधित ये क्या है, भूमिका पुंज है। यह अवधारणा मार्टन की है। बहुविध भूमिका की बात करें तो बहुविध भूमिका की अवधारणा लिंटन महोदय देते हैं। लिंटन महोदय कहते हैं बहुविध नहीं कहते हैं, इसे बहुल भूमिका कहेंगे, बहुल भूमिका कहते हैं, बहुल भूमिका। वे कहते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं और उन परिस्थितियों से संबंधित भूमिका, जैसे ये परिस्थिति अलग है, ये परिस्थिति अलग है, ये परिस्थिति अलग है, और इनसे संबंधित जो भूमिकाएं होंगी वो भी अलग अलग होंगी, इन सबको मिला के ही बहु भूमिका कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो शिक्षक भी है और वो माँ पिता भी है, पुत्र भी है, फिर वो किसी क्लब का मेंबर भी है और वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित है, तो इस तरह से बहुत सारी उसकी परिस्थिति और बहुत सारी भूमिकाएं हैं, तो इसे ही हम बहुल भूमिका कहते हैं। भूमिका द्वंद्व भी लिंटन की ही अवधारणा है। तो ये भी कहते हैं कि भूमिका द्वंद्व क्या है, एक परिस्थिति में दो भूमिकाओं, एक परिस्थिति में दो भूमिकाओं, एक ही समय में दो भूमिकाएं होती हैं, इन दोनों भूमिकाओं के विपरीत मांगों में जो द्वंद्व उत्पन्न होता है उसे ही हम भूमिका द्वंद्व कहते हैं। लिंटन महोदय प्रदत्त और अर्जित, प्रदत्त और अर्जित दो तरह की भूमिका एवं परिस्थिति, भूमिका और परिस्थिति दोनों की बात करते हैं, भूमिका एवं परिस्थिति दोनों की बात करते हैं।
भूमिका एवं परिस्थिति दोनों की बात करते हैं। लिंटन महोदय, नोट कर लीजिएगा, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो जरूर ही रहता है। तो 4 का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी अगस्ट कांट, सी इमाइल दुर्खिम, डी मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन को देखें तो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ की बात कौन करता है? मैक्स वेबर महोदय करते हैं। तो 5 का आंसर तो हम लोगों को मिल गया यहाँ डी। चलिए कुछ और चीज़ जानकारियाँ इनकी देख लें। ये कहते समाजशास्त्र में क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र के व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को ये महत्व देते हैं, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन वस्तुनिष्ठ के रूप में नहीं हो सकता है। क्या है? यह डिल्थे से प्रभावित थे, वेबर महोदय डिल्थे से प्रभावित थे। वह कहते हैं कि समाज में क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण देते हैं, मानते हैं, और व्यक्ति क्या है, सामाजिक क्रिया करता है। और सामाजिक क्रिया ऐसे ही नहीं होती, सामाजिक क्रिया में जरूर कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और इसी उद्देश्य को समझना ही समाजशास्त्र है। इसीलिए और उद्देश्य को समझने के लिए कौन सी विधि को अपनाते हैं कि इसे समझने के लिए क्या कहते हैं कि इसे हम व्याख्यात्मक समझ कहते हैं, व्याख्यात्मक समझ की बात करते हैं। और व्याख्यात्मक समझ को ही हम निर्वचनात्मक समझ भी कहते हैं, निर्वचनात्मक। और इसे ही वृष्टिहीन पद्धति भी कहा जाता है, वृष्टिहीन पद्धति भी कहा जाता है। वेबर से संबंधित ये सब चीज़ जानकारी हम लोगों ने देखी। और इमाइल दुर्खिम क्या है, ये वस्तुनिष्ठ को मानते हैं, कहते हैं क्या है, समाजशास्त्र को क्या है, एक विज्ञान की तरह देखते हैं, और कहते हैं कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा देखते हैं, कहते हैं कि जो भी घटना है वो सामाजिक तथ्य के रूप में देखना चाहिए। अगस्ट कांट प्रत्यक्षवाद की अवधारणा देते हैं, वे कहते हैं कि समाज को क्या है, जो विज्ञान के जो नियम हैं उसी तरह से समाज में भी सामाजिक नियमों को समझना चाहिए। स्पेंसर समाज को सावयव के रूप में देखते हैं, और वहीं उद विकास की अवधारणा देते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी जानकारियों को देखा। यहाँ सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैक्स वेबर, दुर्खिम, कांट इत्यादि इन सभी थिंकर्स से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो 5 का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रक्रियात्मक रूप से उपादेय नहीं है? ए यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, बी यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, सी यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, डी यह समाज में अयोग्य व्यक्ति की पहचान में सहायक होता है। तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, किंसले डेविस महोदय देते हैं, किंसले डेविस एवं मूर महोदय देते हैं, इनमें पार्सन्स का भी नाम आता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, इसका प्रकारात्मक उपादेय नहीं है। तो 6 का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए मैक्स वेबर, बी इमाइल दुर्खिम, सी इवाम प्रिचार्ड, इवाम नहीं होगा यहाँ इवांस होगा, इवांस प्रिचार्ड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ईजी है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये किसकी बुक है? दुर्खिम महोदय की है। 7 का आंसर हम लोगों ने यहाँ देख लिया बी। इस बुक में वेबर धर्म से संबंधित सिद्धांत देते हैं, इसमें ही यह धर्म के सिद्धांत में टोटमवाद की अवधारणा देते हैं, टोटमवाद की अवधारणा देते हैं। टोटमवाद में ही यह अरुंटा जनजाति का अध्ययन करते हैं, और यह अरुंटा जनजाति कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की होती है, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति होती है। कारोवेरी उत्सव की इसमें बात करते हैं, ये कारोवेरी उत्सव की बात करते हैं। तो वे कहते हैं कि धर्म क्या है, धर्म का प्रक्रियात्मक सिद्धांत देते हैं, धर्म का प्रक्रियात्मक सिद्धांत देते हैं। इसी में ही ये पवित्र और अपवित्रता की बात करते हैं, पवित्रता और अपवित्रता की बात करते हैं, जिसे हम सीक्रेट एंड प्रोफेन बोलते हैं। तो इस तरह से इमाइल दुर्खिम से संबंधित उनके जितने भी सिद्धांत है उससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, सारी चीज़ें आप क्लियरली समझ जाएंगे। मैक्स वेबर को देखिए तो धर्म के संबंधित मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि पूंजीवाद की उत्पत्ति में वो धर्म को एक कारक मानते हैं, पूंजीवाद की उत्पत्ति में धर्म को एक कारक मानते हैं। उन्होंने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में
प्रोटेस्टेंट धर्म में वो नैतिक आचार हैं जो पूंजीवाद के जन्म में सहायक होते हैं। तो इस तरह से इनकी बुक है इनकी बुक है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यह बुक वेबर की है। तो यहाँ वेबर से संबंधित कुछ जानकारी देख लें। इवांस पिचार्ड को देखें तो इवांस पिचार्ड न्यूर जनजाति का अध्ययन करते हैं और वे समाज को दो भागों में बांटते हैं, शीर्षी समाज और अशीर्षी समाज की चर्चा करते हैं तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस को दिखा। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि आपको टोटमवाद की अवधारणा किसने दी, न्यूर जनजाति का अध्ययन किसने किया, शीर्षी समाज की चर्चा कौन करता है, या पूंजीवाद में धर्म को कारक किसने माना। इस तरह से बहुत सारे आपके एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जिसका हल आप दे सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 7 का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विस्तृत विज्ञान है। ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, परेटो, मैक्स वेबर, एस.सी. दुबे। तो यहाँ हम देखें सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र का मानते हैं मूल रूप में वो कौन है, मैक्स वेबर हैं। तो सामाजिक क्रिया को मैक्स वेबर ने 4 तरह की क्रिया की बात करते हैं। कौन कहते हैं वे, एक तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा कहते हैं प्रभावात्मक क्रिया, चौथा कहते हैं ये पारंपरिक क्रिया। तो इस तरह से 4 की तरह की क्रिया की बात करते हैं। वेबर से संबंधित सामाजिक क्रिया पे भी वीडियो बना हुआ है, उसे वहाँ देख लीजिएगा, बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पार्सन्स को देखें तो पार्सन्स को भी हमने पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया है कि पार्सन्स किस तरह से सामाजिक क्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल्स की चर्चा करते हैं, वह सामाजिक क्रिया की भी बात करते हैं। ये भी परेटो को देखें तो ये भी सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। यह 2 तरह की क्रिया करते हैं, एक तार्किक क्रिया होती है और एक अतार्किक क्रिया होती है। परेटो को देखें तो वो भ्रांत तर्क की बात करते हैं, डेरिवेटिव्स और रेसिड्यूज की चर्चा करते हैं। इनको देखें तो सर्कुलेशन ऑफ इलीट की अवधारणा देते हैं। इन्हें ये गवर्निंग इलीट और नॉन गवर्निंग इलीट की भी चर्चा करते हैं, गवर्निंग इलीट एंड नॉन गवर्निंग इलीट की भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी जानकारी देख ली कि सामाजिक क्रिया की बात मुख्य रूप से समाजशास्त्र में 3 लोग करते हैं, पार्सन्स, परेटो और मैक्स वेबर। तीनों ऑप्शन दिया था जिसमें हमें सही आंसर चुनना था। तो यहाँ हमने बहुत सारी जानकारी को देखा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 8 का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है। ये तो बहुत ही बार घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। IHFCMI, मैं इसके आगे नहीं बताऊंगी, जिसको यह जानना होगा इसी मेरी और भी पिछले MCQ को देखेंगे, इसकी चर्चा कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, आइडिया, विचारधारा। तो पहला चरण क्या होगा हमारा, विचारधारा होगा। तो 9 का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ बी। इससे संबंधित पूरी डिटेल में वीडियो भी बना हुआ है और MCQ में भी मैंने इसको डिटेल से बता रखा है। तो देखिए वहाँ पे, और इससे संबंधित जो भी आपकी डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए। तो 9 का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित लेखन में से किसने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिक पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ए स्पेंसर, बी काम्ट, सी टॉनिज, डी वेबर। तो यहाँ हम देखें तो सोशल फिजिक्स की बात कौन करते हैं, काम्ट महोदय करते हैं, बहुत इजी। तो सोशल फिजिक्स काम्ट महोदय ने इसे क्या कहा, विषय की जब वो स्थापना कर रहे थे तो इसका नाम वो सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे, क्योंकि यह एक विज्ञान मानते थे इसे, इसलिए इसका नाम सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही एडवर्ड क्वेटलेट महोदय ने इस नाम से पहले ही पत्रिका निकाल दी, तो इसलिए मजबूरन में विषय का नाम समाजशास्त्र रखना पड़ा। ये अगस्ट काम्ट को और देखें तो ये TMP की चर्चा करते हैं। TMP क्या है, अगस्ट काम्ट भी संबंधी वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा। थियोलॉजिकल सोसाइटी, मेटाफिजिकल सोसाइटी और
पॉजिटिविज्म की अवधारणा देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स की चर्चा करते हैं। सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स की चर्चा करते हैं। ये देखें तो विज्ञानों का संस्तरण बताते हैं, विज्ञानों के संस्तरण की चर्चा करते हैं। ये घटती सरलता और बढ़ती जटिलता का सिद्धांत देते हैं, घटती सरलता और बढ़ती जटिलता का सिद्धांत देते हैं। इनको देखें तो ये कांट क्या कहते हैं, समाजशास्त्री को समाज का आधुनिक पुजारी मानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारियां हैं। अगस्ट कांट से संबंधित भी वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ देख लिया हम लोगों ने। स्पेंसर को जानते ही हैं, यह सापेक्ष सिद्धांत देते हैं, सामाजिक बुद्ध विकास का सिद्धांत देते हैं, डार्विन से प्रभावित हैं ये। टानिज का देखें तो जेमेंसाफ्ट जैसे साफ्ट की अवधारणा देते ही हैं। साथ ही यह सोशियोग्राफी की भी अवधारणा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ 10 का आंसर हम लोगों ने देख लिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं। ये कुछ कथन दिए, हमें बताना है कि कौन सा सही है कूट की सहायता से। सामाजिक स्तरीकरण की वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था समझा जा सकता है। सामाजिक स्तरीकरण में 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक होता है बंद व्यवस्था और एक होता है खुली व्यवस्था। बंद व्यवस्था में आपको जैसे हो गया जाति, जिसे हम एक स्तरण से दूसरे स्तरण में नहीं जा सकते, और खुली व्यवस्था में क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वर्ग, हम एक स्तर से दूसरे स्तर में हम जा सकते हैं, उसे हम खुली स्तरीकरण व्यवस्था कहते हैं। तो वर्ग व्यवस्था क्या है, बंद व्यवस्था नहीं कही जाएगी, यह खुली व्यवस्था होती है। इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है, बिल्कुल सही है। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक सोपान तंत्र में ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह खुली व्यवस्था है तो हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। कोई अमीर आदमी गरीब भी बन सकता है और गरीब आदमी अमीर भी बन सकता है। वर्ग व्यवस्था को समांतर सामाजिक गतिशीलता द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यह हमारे 2 आंसर देने हैं, तो यह बिल्कुल सही है। तो बी और डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। हमारा आंसर हो गया यहाँ बी और डी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। सामाजिक स्तरीकरण के से कुछ और जानकारियाँ आप लोग नोट कर ले। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप की बात वोटोमोर महोदय करते हैं। इनसे संबंधित हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता है, जैसे स्टीम की अवधारणा किसने दी है, स्टीम की बात किसने की है, वोटोमोर। इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप के 4 भागों में बांटते हैं। पहला है ये दास प्रथा की बात करते हैं, दास और मालिक जब होते थे। दूसरा जाति प्रथा, तीसरा जागीर प्रथा, सामंत और दास होने लगे, और चौथा वर्ग व्यवस्था की ये बात करते हैं। तो यहाँ सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है। मार्क्स क्या कहते हैं कि मार्क्स सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन उससे पहले वो क्या है, वर्ग प्राणी भी है। मार्क्स के कथन है, या पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। मार्क्स पहले व्यक्ति को कहते हैं सामाजिक प्राणी है, लेकिन वह उससे पहले क्या है, वर्ग प्राणी भी है, उससे कहीं अधिक वो वर्ग प्राणी है। तो इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण की बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ कुछ करके हर क्वेश्चन से संबंधित हम लोग बहुत सारी जानकारियों को जानेंगे, और ये सारी जानकारी को आप नोट करते जाइए। आपको एक क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस के हल आप खुद ही कर लेंगे। जैसे वोटोमोर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ इसकी चर्चा कर दी। स्टीम की अवधारणा किसने दी है, स्टीम की बात कौन करता है, इस तरह से क्वेश्चन जीआईसी में भी आया हुआ है, आपको पीजीटी में, यूजीसी में भी पूछा हुआ है, नेट में भी। मार्क्स की यह कथन है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो 11 का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ बी। आई थिंक आज के जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।